नमस्कार, मैं हूं नारायण मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज पोर्ट। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट बहुत ही अनोखा रहा। मैं इस मायने में कह रहा हूं ये बात कि कई लोगों को ये अपेक्षा नहीं थी कि इंडिया इतनी बड़ी जीत लेके आएगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय थर्म और हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर इस इतनी बड़ी जीत का क्या आधार रहा, यानी कि मतदाताओं के पास मतदाताओं को ऐसा क्या लगा जिन्होंने एक मुश्त होकर एनडीए उम्मीदवार या एनडीए गठबंधन को अपना वोट दिया। संजय जी, अगर आप मुझसे पूछें तो महागठबंधन ने इस जीत तक एनडीए को पहुंचाया है। कैसे? उत्तर प्रदेश में जो फार्मूला लाभ पहुंचा गया अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को, वही फार्मूला यहां हानि पहुंचा गया। वहां पहली बार उन्होंने प्रयोग किया, सरकार संकोच में रह गई और उसने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया। खटाखट और यहां भी उन्होंने वही फार्मूला अपनाया, लेकिन तब तक यहां की सरकार चेत चुकी थी क्योंकि उनके सामने उत्तर प्रदेश का परिणाम था। इन्होंने कहा हम बिजली फ्री कर देंगे, सरकार ने फ्री करने की घोषणा कर दी। इन्होंने कहा हम आएंगे तो पेंशन बढ़ा देंगे, इन्होंने पेंशन बढ़ा दिया। इन्होंने कहा जीविका के लिए हम ये करेंगे, उन्होंने ये किया। तो जो जो उन्होंने घोषणा की, मेरे विचार से महागठबंधन ने घोषणा करने में कुछ जल्दीबाजी कर दी। उनको एकदम इलेक्शन के लास्ट टाइम में ये सब घोषणा करना चाहिए था। अब इतना संसाधन है मास मीडिया का कि वो आदमी तक पहुंच जाता, पहले जैसा पारंपरिक नहीं है। लेकिन इन्होंने इतना पहले से घोषणा की कि सरकार के निगाह में अलार्म बज गया और उन्होंने लगातार घोषणा कर दी। अब अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का जीत का श्रेय नीतीश कुमार का जो महिला के प्रति नीति है वो सफल हुई, और एक उनका साफ सुथरा चेहरा, निश्चित रूप से। और ये क्रेडिट तो जाता है। मैं समझता हूं कि अगर नीतीश कुमार की चर्चा करें और समाजवादियों की चर्चा करें तो नीतीश कुमार एक योग्य समाजवादी हैं, क्योंकि लालू प्रसाद भी समाजवादी थे, उसी दल से जुड़े हुए थे, और मुलायम सिंह यादव भी। लेकिन जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने परिवारवाद को आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार अभी तक अछूते हैं। पिछले साल 2 साल से ये चर्चा चल रही है कि उनके बेटे राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, और ये भी चुनाव निकल गया। नीतीश कुमार ने कोई घोषणा नहीं की, कोई झुकाव नहीं। तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार इसके प्रति बहुत सचेत हैं, जबकि लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव ने ये काम नहीं किया। उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया। दूसरा क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है, जो आपने साफ सुथरा छवि की बात की, वो दूसरा क्रेडिट जाता है कि वो उन पर अभी तक भ्रष्टाचार का कोई सीधा आरोप नहीं लगा। बिल्कुल। तो ये 2 चीजें नीतीश कुमार के सामने ऐसी है कि जिनके आगे भाजपा भी बौनी हो जाती है। नीतीश कुमार के समकक्ष भाजपा पिछले 20 सालों में कोई नेता खड़ा नहीं कर पाई। उसका कारण यही 2 चीजें हैं जो नीतीश कुमार को पूरे भीड़ से अलग करती हैं। और महागठबंधन का जो चुनाव प्रचार था या चुनाव कैंपेन के दौरान उन्होंने खासकर नीतीश कुमार को टारगेट बनाया। वो वृद्ध हो चुके हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो सठिया गए हैं। मुझे लगता है कि उनका ये कैंपेन उनके उल्टा चला गया। और दूसरा जो राजद या महागठबंधन के विरुद्ध गया चीज, वो गया कि इन्होंने सीट शेयरिंग में भी काफी देरी की और प्रत्याशी चुनने में भी काफी देरी की, जिसके कारण पब्लिक के बीच में मैसेज अच्छा नहीं गया। तो जो उनके कोर वोटर थे वो तो उनके तरफ रहना ही था और रहे, लेकिन जो नए वोटर उनके तरफ जा सकते थे उनको समय नहीं मिला मन बनाने का। और तब तक इधर एनडीए जो थी वो अपना नीतीश कुमार को आगे करके और सारा प्रचार कर रहे। एक और बात चर्चा में है कि चुनावी प्रचार के दौरान महागठबंधन यानी आरजेडी की ओर से सिर्फ तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में गए और एक दिन में उन्होंने 17-18 सभाएं तक की। स्थिति ऐसी हो गई कि जिस जहां वो सभा करने जाते थे वहां बामुश्किल 5 से 7 मिनट समय दे रहे थे। और खासकर बिहार के जो मतदाता हैं वो इतने परिपक्व हैं कि वो जब किसी नेता को सुनने जाते हैं
या 10 किलोमीटर मतलब साइकिल से भी जाते हैं, पैदल होकर जाते हैं, तो वो ये अपेक्षा करते हैं कि उनके नेता जब आएंगे तो कुछ लंबी बात होगी, सुनने को मिलेगा, हाँ कुछ अच्छी चीजें मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कई एक जगह तो वो हेलीकॉप्टर से उतरे, अपना हाथ हिलाया और प्रत्याशी के बारे में 2 मिनट 1 मिनट बोला, अपना जो मेन मुद्दा था कि 30,000 देंगे, घर घर नौकरी देंगे, इतना कहा, फिर हाथ हिलाया और वो चल दिए। तो इससे जो इनके समर्थक हैं उनका भी कुछ विश्वास डोल गया। और फिर एक चीज और हुआ, तेजस्वी जितना ही जल्दीबाजी में थे मुख्यमंत्री बनने का, उन्होंने अपनी तिथि भी घोषित कर दी थी कि 18 को हम शपथ लेंगे, उतना ही कांग्रेस सुस्त थी उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और यही कारण है कि उन्होंने घोषणा नहीं की, और जिसके कारण तेजस्वी तो जल्दीबाजी में दिखे, लेकिन बाकी जो नए मतदाता थे वो श्योर नहीं थे। देखिए, एनडीए और महागठबंधन, दोनों गठबंधनों की स्थिति देखी जाए तो ये ज्यादा मजबूती से एनडीए गठबंधन था, क्योंकि न सिर्फ सारे सीट शेयरिंग प्रत्याशियों की घोषणा इन्होंने पहले कर दी, और कहीं ऐसा नहीं हुआ कि एक जगह से 2 प्रत्याशी या वैसा हुआ, लेकिन महागठबंधन में कम से कम 1 दर्जन सीट ऐसे थे जहां गठबंधन के ही 2 दल के नेता और लड़ रहे थे। माई समीकरण की जो चट्टानी एकता है मुस्लिम और यादव, इसको दरकाने में तेजस्वी जी का हाथ, राजद का हाथ ज्यादा दिखता है। जैसे आप सीमांचल क्षेत्रों को देख लें तो इस बार किसी को उम्मीद नहीं थी कि AIMIM फिर से 5 से 6 सीट जीत पाएगी, लेकिन उन्होंने AIMIM वहां से जीता, और यही नहीं, कम से कम 15 ऐसे सीट हैं जिसके उन्होंने महागठबंधन को हराया। बिल्कुल, भले ही वो वहां बीजेपी। बिल्कुल। और मैं जो कह रहा था कि राजद ने खुद वो चट्टानी एकता दरकाई, उसका कारण क्या हुआ कि वो मुख्यमंत्री बनने की जल्दीबाजी में थे, दबाव डाल के रूठ के उन्होंने कांग्रेस से अंत में घोषणा करवा ली मुख्यमंत्री रहेंगे। उधर वीआईपी के जो मुकेश सहनी थे, उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री की घोषणा करवा ली। इसका मैसेज मुस्लिमों के बीच में बहुत गलत गया कि 1, 2, 3% तक का जो मतदाता है उसके लिए उप मुख्यमंत्री की घोषणा हो रही है, अपने लिए मुख्यमंत्री पद की घोषणा हो रही है, और जो 14%, 15% मुस्लिम मतदाता हैं उनके लिए कोई घोषणा नहीं। तो इसके कारण राजद को बहुत हानि आई, और यही मामला AIMIM ने उठाया। फिर एक चीज और, जो ओवैसी हैं, उनकी मैं राजनीतिक परिपक्वता को दाद देता हूं मनी मन, कि उन्होंने एकदम ग्राउंड लेवल से अपनी लड़ाई शुरू की। उन्होंने राजद से, महागठबंधन से सार्वजनिक रूप से 6 सीट मांगा, जबकि होता क्या है कि ये बार्गेनिंग का खेल अंदर अंदर होता है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से मांगा, और इसलिए मांगा कि उनको पूरा विश्वास था कि राजद मुझे ये सीट नहीं देने वाली है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि मुस्लिमों का प्रतिनिधि कोई और बने, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से मांगा, और राजद ने नहीं दिया या राजद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका भी मैसेज मुस्लिमों के ये बीच गलत गया। अच्छा, एक चुनाव की प्रक्रिया के अंतिम चरण में जब 2, 4, 10 दिन बचे थे, तो कई एक तरह का वीडियो सामने आया, उसमें कट्टा, दोनाली। हाँ, ये भी राजद के लिए बहुत हानिकारक रहा है, और इसको अगर राजद नेतृत्व नहीं रोक पाया तो उसका खामियाजा जो मिला है वो उनको भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है ये सारे वीडियो आने के बाद जो एक सामान्य आदमी जो कि थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगा था तेजस्वी यादव पे कि हो सकता है कि जो राजद का इतिहास है उससे वो अलग हटके लड़े। विपक्ष, खासकर विपक्ष कहने का मतलब है तेजस्वी का विपक्ष, जो एनडीए था वो जंगल राज 2005 के पहले का बिहार, 2005 पहले का बिहार, तो ये शोर दब जाता, क्योंकि 20 साल में जनता भूल चुकी है, जनता ऐसे भी भूलती है, खास करके नए युवा वर्ग तो जानते भी नहीं। लेकिन ये जो प्रतिक्रियाएं आई यादव समुदाय से, उसका ये असर हुआ कि सब लोगों का जख्म हरा हो गया, और सवर्ण वर्ग को अगर कहिए तो वो तो पहले से ही राजद के विरोध में है, लेकिन जो ईबीसी, हाँ, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग जो है
वो मानने लग गया कि अगर ये आएंगे तो फिर वही करेंगे। तो ये राजद के और महागठबंधन काफी के नुकसानदायक, हाँ काफी नुकसानदायक रहा, जिसके जिसके कारण इन सब के बावजूद अभी भी वोट परसेंटेज में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर चुनाव में देखा जाए तो कुल 23% वोट उनका है, और उसके भले ही उनकी सीट 25 है लेकिन वोट परसेंटेज उनका 23% है। और बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका वोट परसेंट 19.5% लगभग। नारायण जी, इसमें ये बात महागठबंधन की तरफ से उठाई जा रही है, कांग्रेस नेतृत्व भी उठा रही है, राजद नेतृत्व। मेरा प्रश्न का मतलब ये था कि 23% वाली पार्टी यदि 25 सीट पे होती है और 19.5% वाली पार्टी 90 सीट जीतती है, तो क्या ये प्रमाणित नहीं करता कि उनके गठबंधन में राजद के अलावा कोई ऐसी और ताकतवर पार्टी नहीं थी? आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो उनका समर्थन। लेकिन परसेंटेज का गणित जो महागठबंधन के नेताओं की तरफ से हाईलाइटेड किया जा रहा है, उसके पीछे एक बड़ा झोल है। झोल ये है कि जहां जदयू भाजपा 100 सीट पे लड़ी, वहां महागठबंधन 143 सीट पे लड़ी, और तो वो परसेंटेज में वो जुड़ेगा, 43 सीट जो अधिक था वो जुड़ेगा। अगर उस हिसाब से आप महागठबंधन का परसेंटेज देखें और फिर एनडीए का परसेंटेज देखें तो एनडीए के तरफ बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, ज्यादा है। तो इसलिए ये परिणाम चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि नीतीश का जो अपना प्रभा मंडल है वो काम कर रहा था, फिर मोदी का जो अपना प्रभा मंडल है वो काम कर रहा था, और डबल इंजन की सरकार तो सही मायने में ये दोनों काम, जो वोटर नीतीश से प्रभावित थे वो नीतीश के कारण एनडीए से जुड़े हुए थे, जो मोदी से प्रभावित थे वो एनडीए से जुड़े हुए थे। अब आप ये बताइए, जो 2010 में सबसे ज्यादा एनडीए गठबंधन को वोट आया था, मतलब सीट आया था, वो लगभग 206 था। इस बार ये 202 पे रहे। तो क्या लगता है कि जैसे 2010 के बाद आरजेडी ने फिर से अपना बैकअप, मतलब फिर से वो संगठित हुई, तो इस बार भी ऐसा होगा? नहीं, अगर आप देखेंगे कि पुनर्जीवन मिला राजद को, तो उसका कारण राजद नहीं है, उसका कारण नीतीश है। और बिहार का जो अभी समीकरण है, जातीय समीकरण है, वो नो डाउट निर्विवाद रूप से नीतीश कुमार जिधर रहेंगे उधर का पलड़ा झुका हुआ रहेगा। तो पिछले बार अगर राजद उभरी थी तो उसका कारण नीतीश का उनके साथ जाके चुनाव लड़ना था या सरकार बनाना था या जो भी था। इस बार भी अगर चचा की कृपा हो जाएगी तो भतीजा मोटा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने विचार भी बताइए कि आपको क्या लगता है, महागठबंधन की ये बड़ी हार और एनडीए की बड़ी जीत के पीछे और कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन सी बातें हैं? आप अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।